नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता उस यूट्यूब चैनल में। ज्योग्राफी में हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी तक प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और उसके बाद आज हम इस लेक्चर के दौरान कवर करने जा रहे हैं तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान। देखिए, तटीय मैदान जो है वो दो प्रकार के तटीय मैदान भारत में पाए जाते हैं। नंबर एक पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। और उसके बाद जो बहुत और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो ये कि उत्तर का जो मैदान है, उत्तर का मैदान फैला हुआ है कहाँ पर? गंगा और यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा भारत के उत्तरी सीमा पर या भारत की उत्तरी छोर पर फैला एक विशाल मैदान है उत्तर का मैदान। और ये उत्तर का मैदान गंगा और यमुना की सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है। उसी प्रकार से भारत के पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत से तट तक, भारत के पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत से तट तक एक प्रकार का मैदान पाया जाता है जिसको पूर्वी घाट पर्वत का मैदान या पश्चिमी घाट पर्वत का मैदान कहते हैं। ये मैदान किस प्रकार से बना और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस स्टेट में इसको क्या नाम दिया गया है, ये इस लेक्चर के दौरान हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए भारत के तटीय मैदान कौन कौन से हैं। पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान में देखिए इन तटों का निर्माण नदियों द्वारा जलोढ़ निक्षेपण से हुआ है और पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। गुजरात से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है ये भारत का मैप है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो लाइन यहाँ पे खींची हुई है ये वाली, उसके बाद ये इस तरह से इधर ये कटा छटा हुआ पोर्शन है कुछ, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन का पठार भी आप इसको कह सकते हैं। उसके देखिए यहाँ इस तरफ में यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। दोनों से ये भारत की तट रेखा है, ये भारत की क्या है? तट रेखा है। अब आप ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भारत की तट रेखा से और पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में ये जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? यही है वो तटीय मैदान। ठीक है, यही है वो तटीय मैदान, यानी तट रेखा से लेकर ये वाली जो तट रेखा है इससे लेकर और यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत तक एक समतल मैदान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या पाया जाता है? समतल मैदान पाया जाता है। और इस समतल मैदान में खेती होती है। इस समतल मैदान में हर वो चीज़ होती है जो उत्तर भारत के मैदान में होती है। यहाँ पर यहाँ पर कृषि होती है, यहाँ पर मैदान है, पूरी तरह से सपाट मैदान है और यहाँ पर हर वो एक्टिविटी होती है जो उत्तर भारत के मैदान में होती है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उत्तर भारत का जो मैदान है उसी की तरह से पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान भी इंडिया के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, इस तट की सबसे ज़्यादा चौड़ाई नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। नर्मदा और तापी नदी कहाँ पर पाई जाती है? देखिए यहाँ पर ये है सतपुड़ा पर्वत और यहीं से निकलती है नर्मदा और तापी नदियाँ बहते हुए कहाँ मिल जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। तो ये नर्मदा और तापी नदी का मुहाना और यहाँ तक, ठीक है, और कहाँ तक? यहाँ तक जहाँ पर नीलगिरी पर्वत घाट है, वहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या होते हैं? मिल जाते हैं और यहाँ पर क्या बनती है? गांठ का निर्माण होता है जिसको क्या कहते हैं? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि इस नदी की सबसे ज़्यादा चौड़ाई कहाँ पर है? नर्मदा और तापी नदी के मुहाने से लेकर, ठीक है, गुजरात से गोवा तक इसको क्या कहते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। देखिए, ये जो मैं आपके थ्रू में आपको बताना चाह रहा था, ये जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ जो तट है ये वाला, इसको हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी पश्चिमी तटीय मैदान को भी और जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको भी हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस स्टेट में किस नाम से जाना जाता है?
वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सॉरी। देखिए, गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसको कोंकण तट बोलते हैं। और गोवा से मैंगलोर तक, मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट बोलते हैं इसको। और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, यानी कर्नाटक से कन्याकुमारी तक इसको मालाबार तट बोलते हैं। तो तीनों के तीनों जो तट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, मालाबार तट पर लैगून झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, मालाबार तट पर लैगून झीलें पाई जाती हैं। अब ये लैगून झील क्या होता है, देखिए समझिए आप इसको। देखिए, ये भारत की क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। और इस तरफ है क्या, अरेबियन सी, और इस तरफ है क्या, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये जो अरेबियन सी है इसका जो पानी है वो लगातार भारत के तट से टकराता रहता है। और टकराने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये लगातार टकराएगा तो कुछ पानी का जो कुछ हिस्सा है वो भारत के अंदर तक, यानी जो तटरेखा है उसके अंदर तक चला जाता है। और धीरे धीरे यही जो लहरें हैं इनके द्वारा रेत, गाद, पत्थर जो भी है, यानी समुद्र के अंदर से कुछ जो मिट्टी है, ये जो रेत है, वो लगातार इस हिस्से में भर दिया जाता है। और एक समय ऐसा आता है, यानी धीरे धीरे जब ये चीज़ें, ये प्रक्रिया चलती रहती है, एक समय ऐसा आता है कि इसका जो संपर्क है, यानी जो पानी वाला हिस्सा था, इसका संपर्क मेन जो सी है, समंदर है, उससे टूट जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की एक क्या होती है, झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनी हुई झीलों को कहते हैं लैगून झील। और ये भारत के जितने भी ये तट हैं, भारत के जितने भी तट हैं, उन सभी तटों पर लगभग सभी स्टेट्स में एक लैगून झील पाई जाती है। तो लैगून झील का निर्माण कैसे होता है ये अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यानी वह झील जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हो, लैगून झील कहते हैं। और इसका निर्माण समुद्र के द्वारा होता है। अभी मैंने आपको बताया, समुद्र की लहरों के द्वारा वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। और धीरे धीरे जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर ये जहाँ से पानी अंदर इस झील के अंदर गया था, धीरे धीरे क्या होता है, ये जो जगह है, दरवाज़ा है एक तरह से, ये भी बंद हो जाता है। और इस पर एक प्रकार से ये जो झील है इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके उदाहरण देख लीजिए, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। वेम्बनाड और अष्टमुदी झील ये दोनों कहाँ पर है, केरला के अंदर है, वेलिंगटन द्वीप। उसके बाद देखिए, केरल में इन झीलों को कयाल कहते हैं। ठीक है, और चूंकि पश्चिमी घाट का ढाल बहुत तीव्र है, इसलिए पश्चिमी तट पर बहने वाली नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं। ठीक है, तीव्र गति से बहती हैं, इसलिए ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण न करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब ये ज्वार नदमुख क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, और उसके बाद क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी शुरू हो जाता है। तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका जो ढाल है वो बहुत तीव्र है, और जो नदी यहाँ से निकलती है और समंदर तक पहुँचने तक उसके बीच में बहुत कम समय बचता है, या बहुत कम दूरी बचती है। तो आप यूँ मान लीजिए कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलते ही तुरंत नदी क्या होती है, समंदर में समा जाती है। तो उसको प्रवाहित होने के लिए बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, वो यहाँ से निकलती है और तुरंत समंदर में समा जाती है, और एक बहुत ही ऊंचे ढाल से गिरती है समंदर के अंदर। तो ये जब ऊंचे ढाल से गिरती है समंदर के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेल्टा के निर्माण के लिए नदी का समतल भूमि पर बहना आवश्यक होता है। ठीक है, तो नदी का समतल भूमि पर बहना आवश्यक होता है, इसीलिए नदी जब समतल भूमि पर बहते हुए समंदर से मिलती है, ठीक है, तो उसके अंदर जितना भी मलबा जमा रहता है वो क्या करती है, समंदर से मिलने से पहले उस मलबे को यहाँ पर इकट्ठा कर देती है, जमा कर देती है, और छोटी छोटी वितरिकाओं में टूट जाती है। छोटी छोटी वितरिकाओं में क्या होता है, टूट जाती है, और यही वितरिकाएँ और ये जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ है ये इस नदी के ढाल को कमज़ोर कर देता है, और ये छोटी छोटी वितरिकाओं यानी छोटी छोटी नदियों में अलग अलग में बट जाती है और समंदर में मिल जाती है। ठीक है,
तो अब ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं या नदी की जो छोटी छोटी शाखाएँ हैं और ये जो मलबा यहाँ पर जमा हुआ है, यही मिलकर बनाता है क्या, डेल्टा। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके उनके बीच में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पाती, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत और समंदर यानी अरेबियन सी के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। इसलिए नदी को प्रवाहित होने के लिए अत्यधिक दूरी की आवश्यकता नहीं, दूरी नहीं मिल पाती है। और जो नदी है वो क्या करती है, यहाँ से निकलकर पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर और समंदर में समा जाती है तीव्र गति से। और जब ये तीव्र गति से इसमें समा जाती है तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। इसको एस्चुरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी या ज्वार नद मुख हिंदी में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए आगे, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान में क्या है, देखिए पूर्वी तटीय मैदान हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। हुगली नदी कहाँ पर है, हुगली नदी कर्नाटक, हुगली नदी है आपका कलकत्ता में। ठीक है, यानी इस प्रकार से आप इसको देखिए, हुगली नदी है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर क्या है आपका, ये है आपका यहाँ पर कोलकाता, ये यहाँ पर कोलकाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पूर्वी स्टेट स्टार्ट हो जाते हैं। ये यहाँ पर आपका कोलकाता है और जो गंगा नदी आती है प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर उसके बाद कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद में ये जो गंगा नदी है दो भागों में टूट जाती है। एक नदी बांग्लादेश में चली जाती है और इसकी एक जो शाखा है वो हुगली नदी जिसको हम कहते हैं, एक शाखा बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट चली जाती है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली शाखा है इसी को क्या कहते हैं, हुगली नदी। और इसी के किनारे पर बसा हुआ है कोलकाता। ठीक है, इसी के किनारे पर क्या बसा हुआ है, कोलकाता। और दूसरी जो नदी है वो कहाँ चली जाती है, मेन नदी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो देखिए वो यही कह रहा है कि मुहाने से लेकर यानी हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर दो नदियाँ यानी तमिलनाडु के अंदर क्या है, दो नदियाँ गोदावरी और कृष्णा, उनका डेल्टा है, इसलिए वहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। स्थानीय नाम अलग अलग के देखिए, हर एक स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान को भी उड़ीसा में उत्कल तट और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो भूभाग है उसको क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पूर्वी तटीय मैदान पर भी लैगून झीलें पाई जाती हैं। किस प्रकार की, देखिए चिल्का झील और पुलिकट झील। चिल्का झील और पुलिकट झील भी लैगून झील है। और लैगून झील क्या होता है ये अभी मैंने आपको बताया है डिटेल से। तो पुलिकट झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है पुलिकट झील। और पुलिकट झील के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन है इसरो का। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्यों निर्माण करती है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और प्रवाहित होते हुए पूर्वी घाट पर्वत को काटते हुए बीच में से प्रवाहित हो जाती है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। और जब ये इतना लंबा सफ़र तय करती है प्रवाहित होने के लिए, ठीक है, तब ये क्या करते हैं, यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। पूर्वी तटीय मैदान सैकड़ों नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप या मिट्टी आदि से हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी कारण पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपजाऊ माना जाता है, यही कारण है। उत्तर भारत के मैदान की अगर आप बात करते हैं, देखिए उत्तर भारत का मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर। ठीक है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर और खादर। देखिए ये एक यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। देखिए कैसे, 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी, नंबर 1 शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय सबसे ऊंचा। ठीक है, इनको आप पर्वत श्रेणी समझिए। लघु हिमालय, उसके पहले शिवालिक हिमालय, फिर लघु हिमालय और उसके बाद सबसे ऊंचाई पर क्या स्थित है, वृद्ध हिमालय। ये आप 3 पर्वत श्रेणी समझिए। तो जब जो लघु हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, मैक्सिमम नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक या लघु हिमालय से। तो ये नदियाँ निकलते हुए जब देखिए यहाँ पर प्रवाहित होते हुए आती है ढाल के ऊपर। ठीक है, ढाल के ऊपर क्या होते हैं, बड़े बड़े इस तरह से ढाल बना होता है। आप ये मान लीजिए इस तरह से
जो पहाड़ है उसका ढाल है। तो पहाड़ के ढाल पर जब नदी प्रवाहित होती है तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और जो नदी है वो स्पष्ट रूप से इन पत्थरों के ऊपर तो बहेगी नहीं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, और पहाड़ के ऊपर नदी का जो स्वरूप है वो क्या होता है, एक धारा के रूप में होता है, धारा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, नदी एक धारा के रूप में होती है और इन पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होती हुई आगे बढ़ती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं और नदी उसके पत्थरों के नीचे से होते हुए प्रवाहित होती है, इसी क्षेत्र को कहते हैं क्या, भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा भाबर क्षेत्र या भाबर प्रदेश कौन सा होता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए तराई क्षेत्र। जब ढाल से उतरकर नदी मैदान में, ये यहाँ पर मैदान है, आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मैदान है। ठीक है, यहाँ से मैदान शुरू होता है और उसके ऊपर क्या है, ढाल था, उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर था आपका, यहाँ तक था आपका ढाल और इसके आगे है आपका क्या, मैदान। तो नदी जब यहाँ से उतरकर नीचे प्रवाहित होना शुरू होती है, यहाँ से उतरकर नीचे, और यहाँ पर क्या है आपका, ढाल है, नहीं ये तो ढाल था आपका, और यहाँ पर क्या है, मैदान है। तो ढाल से उतरकर जब नदी मैदान में एंटर करती है, उसी क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। उसके बाद आता है आपका भाबर, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ठीक है, खादर और बांगर। देखिए खादर क्षेत्र कौन सा होता है, जब नदी प्रवाहित होती है इस प्रकार से मैदान के अंदर प्रवाहित हो रही होती है नदी। ठीक है, तो नॉर्मल सीजन में इसमें पानी रहता है और ये प्रवाहित होता रहता है, लेकिन जब बारिश होती है, ठीक है, तो चूँकि उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, मैक्सिमम नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, मैक्सिमम नदियाँ निकलती हैं हिमालय से। ठीक है, और हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी जो है वो साल भर बना रहता है क्योंकि वहाँ से बर्फ़ पिघलकर भी पानी इन नदियों में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो एक तो बर्फ़ का जो पानी है वो साल भर इन नदियों में बहता रहता है वो, दूसरा बारिश के समय में अत्यधिक मात्रा हो जाती है पानी की इन नदियों के अंदर। ठीक है, तो बारिश के समय में क्या होता है, नदी के अंदर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो पानी अपनी जो दिशा है, जो सीमा रेखा है नदी की, उसको छोड़कर थोड़ा दूर तक प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाढ़। तो वह क्षेत्र, आप मानिए जो नीली रेखा मैंने आपको दिखाई है यहाँ पर, नीली रेखा ये वाली और ये वाली, तो ये नीली रेखा मान लीजिए मेन नदी है, और उसके अलावा जो ये ग्रीन कलर की डॉट मैंने खींची है यहाँ पर, इसको आप मान लीजिए कि जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो उसका पानी यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो मुख्य नदी की सीमा के परे, मुख्य नदी की सीमा से आगे जाकर, ठीक है, जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है या अत्यधिक पानी होने पर बरसात के समय में पानी नदी को छोड़कर बाहर तक फैल जाता है। ठीक है, उस क्षेत्र को कहते हैं क्या, खादर। उस क्षेत्र को कहते हैं खादर। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये नदी क्या होता है, ये प्रक्रिया 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है कि नदी के साथ का जो क्षेत्र होता है, मान लो ये मुख्य नदी थी, ये मुख्य नदी बह रही थी, और उसके साथ का ये जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, ठीक है, लगभग ये जो दूर वाला क्षेत्र है इतना, ठीक है, ये परमानेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है। परमानेंट यहाँ पर क्या होता है, दोबारा बना देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, परमानेंट मिट्टी जमा हो जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में, यानी जो दूर वाला क्षेत्र था, इसमें क्या हो जाता है, परमानेंट मिट्टी जमा हो जाती है, और परमानेंट मिट्टी जमा होने के बाद में ये जो क्षेत्र बन जाता है, अब बाढ़ का पानी, अब आप इमेजिन कीजिए बाढ़ का पानी जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है क्योंकि यहाँ पर तो मिट्टी जमा हो गई, यहाँ का जो भूमि है वो ऊंचा हो गया, तो बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँच रहा है, देखिए बाढ़ का पानी केवल और केवल अब यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, बाढ़ का पानी अब केवल और केवल यहाँ तक पहुँच रहा है। तो बाढ़ का पानी जो यहाँ तक पहुँच रहा है, ये तो है खादर, और बाढ़ का पानी पहले जब यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन अभी ये भूमि क्या हो गई, मिट्टी जमने से ऊंची हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ तक पानी नहीं पहुँच रहा है, तो ये तो हो गया क्या, खादर। इसको तो क्या कहते हैं, हम खादर बोलेंगे इसको तो। ठीक है, इसको बोलेंगे खादर। और जहाँ तक अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बांगर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बांगर। तो ये बड़े अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि
भाबर क्षेत्र क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है, बांगर और खादर क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी अच्छे से बता रखा है इसने, बांगर और खादर क्षेत्र क्या होता है। खादर क्षेत्र भी मैंने आपको बता दिया और बांगर क्षेत्र भी मैंने आपको समझा दिया। थ्योरी यहाँ पर दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बांगर क्षेत्र यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। नदियों के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का जल अवसाद व जलोढ़ निक्षेप लाकर भर देता है, खादर कहलाता है। परंतु खादर के आगे का वह क्षेत्र जहाँ तक नदियों का पानी अब नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, पहले पहुँच रहा था लेकिन अब नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ निक्षेप जमा हो गया है। ठीक है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। तो देखिए ये मैंने आपको समझा दिया, खादर बांगर यानी भारत के जितने भी तटीय मैदान हैं, उत्तर भारत का मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, आज हमने ये फिनिश कर दिया है। उसके बाद हम जलवायु शुरू करेंगे, यानी भारत की जलवायु, भारत में किस प्रकार की जलवायु से भारत में वर्षा होती है। ठीक है, दो प्रकार के मानसून, दो प्रकार की जलवायु देखी है, पर भारत में दो प्रकार के जो मानसून है उनकी वजह से बारिश होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम भारत की जलवायु को शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए हिस्ट्री का जो लेक्चर है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यही बता देता हूँ, हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो आपको कल मिलेगा। उसमें हिस्ट्री के लेक्चर में हम अवध और बंगाल, ठीक है, यानी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। पतन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विघटन में हमने जाट, सिख, ठीक है, उसके बाद मैसूर साम्राज्य को कवर कर लिया है। और कल का जो लेक्चर आएगा आपके पास उसमें हम लोग अवध और बंगाल को कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आज इस लेक्चर में इतना ही है, अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।